तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकिन नेक्स्ट चैप्टर जो कि है अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो आज हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी बनाती है और हम कैसे उन्हें एक्सक्रीट आउट करते हैं। ओके, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हमारे रहते हैं अमोनिया है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आयंस। ठीक है, अब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते कहाँ से, मतलब आते कहाँ से हैं। तो एक तो इनका सोर्स होता है कि या तो हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म जो करती है डेली सर्वाइवल के लिए या फिर डेली फंक्शनिंग के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ से बनते हैं उनके एंड प्रोडक्ट से। और दूसरा है कि कोई चीज़ हमने एक्सेस में ले ली है, मतलब मान लो हमने सॉल्ट ज़्यादा खा लिया है, अब जितना हमें NaCl चाहिए था उतना हमें बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो तो वेस्ट ही है, तो वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या है, तो जो ये भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इन्हें हमें एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है, या तो पार्शियली, जैसे कि हम आयंस को कम करते हैं। वाटर को भी हम ऐसे देखते हैं कि मतलब हम अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है पानी की तो हम पानी ज़्यादा रीएब्सॉर्ब कर लेंगे, कम बाहर निकालेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी पी ले, ज़्यादा रिहाइड्रेट हो चुके हैं तो हम पानी ज़्यादा निकालेंगे बाहर। तो पार्शियली भी हो सकता है और कम्प्लीटली भी हो सकता है, जैसे कि हम अमोनिया है वो हम कम्प्लीटली बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, उनमें क्या क्या आता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अब अमोनिया से यूरिया बनता है हमारे लीवर में वाया अमोनिया साइकिल। ओके, आई मीन वाया यूरिया साइकिल। ओके, ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे हम अमोनिया से यूरिया की तरफ जा रहे हैं, यूरिया से यूरिक एसिड की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी टॉक्सिसिटी कम हो रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी भी कम हो रही है, और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये सब सबस्ट्रेट प्रोड्यूस करने की वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब कि अमोनिया हमारा मोस्ट टॉक्सिक है और रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, जबकि यूरिक एसिड हमारा लीस्ट टॉक्सिक है और ये ऑलमोस्ट सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम अमोनोटेलिक। अब अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसे बहुत सारा पानी भी चाहिए एक्सक्रीट आउट होने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वही लोग इसे एक्सक्रीट आउट करेंगे जो पानी में रहते हैं। तो कौन कौन है, मैनी बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ओके, जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। अब ये वाले होते हैं हमारे जो लैंड पे रहते हैं, जो कि हम जैसे हैं, हमारे मैमल्स आ गए, बोनी फिशेज़ यहाँ पे है तो मरीन फिशेज़ यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, पानी वाले एम्फीबियंस, पानी वाले इंसेक्ट क्या कर रहे थे, अमोनोटेलिक थे। ज़मीन वाले एम्फीबियंस कैसे हैं, यूरियोटेलिक है। ठीक है, अब यूरिक एसिड रिलीज़ करने वाले क्या हैं, यूरिकोटेलिक है। उसमें क्या आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स। अब बर्ड्स का पूप हमने देखा है कैसे होता है, सॉलिड से सेमी सॉलिड होता है, पैलेट पेस्ट फॉर्म में होता है, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हम रिलीज आउट करते हैं, उनकी सबसे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। अब देखते हैं जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, अब वो क्या होता है, पानी में ही रहते हैं, तो वो सिंपली ना अमोनिया को डिफ्यूज़ आउट करते रहते हैं, इधर वाया बॉडी सर्फेसेस और गिल सर्फेसेस। किस फॉर्म में, अमोनियम आयन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, अब वो यूरियोटेलिक हैं, तो वो कुछ न कुछ मैकेनिज़्म से ही अपना एक्सक्रीशन करते होंगे, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, भले ही वो अमोनोटेलिक हो, यूरियोटेलिक हो या फिर यूरिकोटेलिक हो, कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म होगा ना एक्सक्रीट आउट करने के लिए। अब उस मैकेनिज़्म के लिए कोई ना कोई ऑर्गन होगा। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में जिस पे MCQs बनते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स हैं। ठीक है, ये किस में देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस या फिर प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, याद कैसे करना है, PFPF, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि प्लेनेरिया, PP। ओके, जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो एक्सक्रीशन का काम तो कर ही रहा है, बट मेन काम जो है वो होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि हमारा जो फ्लूइड है उसमें कितने सॉल्यूट्स हैं और कितना पानी है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे और पानी कम होगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर। अगर सॉल्यूट्स कम होंगे
और पानी ज़्यादा होगा तो इसे बोलते हैं हाइपोओस्मोलर, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल होंगे तो उसे बोलते हैं आइसोओस्मोलर, ठीक है। हमारा पानी है वो कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, हाइपोओस्मोलर सिचुएशन से हाइपरओस्मोलर में, क्योंकि हमें पानी कम है। और हमारे सॉलिड्स कहाँ से कहाँ जाना प्रेफर करेंगे, हाइपरओस्मोलर से हाइपोओस्मोलर में। दैट इज़ ये हमारा पानी का है और ये हमारा सॉलिड्स का है। अब मेम्ब्रेन पर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सी चीज़ डिफ्यूज़ आउट कर पाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोलैरिटी का। ये हम मेनली देखने को मिलता है हमें किसमें, काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जो कि किसके लिए यूज़ होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। ओके, तो हमने देख लिया कि प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, एग्जाम्पल पीएफ वाले ही आएंगे। प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेटफॉर्म्स, जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। इसका मेन काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का। अब है एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस मतलब देखो, एम्फी हम जनरली यूज़ करते हैं कि दो जगह है, जैसे एम्फीबियंस है तो वो ज़मीन पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, तो एम्फिओक्सिस है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें बस, रोटिफर्स, कुछ एनेलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेट। तो देखो इसके एग्जाम्पल्स में जैसे बहुत ही वैरायटी है, कोई किसी क्लास का है, कोई किसी क्लास का है ना, बहुत सारी वैरायटी है ना। तो एम्फिओक्सिस मतलब दो जगह कि ज़मीन पे भी रहने वाले, लैंड पे भी रहने वाले, जिसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं, है ना। तो वैसे मैंने याद किया था कि एम्फिओक्सिस है मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी रहेगी। तो इसमें रहेंगे रोटिफर्स, कुछ एनेलिड्स, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर है हमारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। देखो हमारे टाइम पे कॉकरोच करके एक अलग से चैप्टर ही था, तो ये मुझे ऐसे ही याद आता है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच, ठीक है। तो ये इंसेक्ट्स में रहता है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स रहता है, ठीक है। अब है एंटेनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। ये रहते हैं हमारे क्रस्टेशियंस में, जिसका एग्जांपल प्रॉन्स है, ठीक है। अब क्रस्टेशियंस हैं, उनके पास एंटेना रहता है, तो एंटेनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। फिर ग्रीन कलर का क्रैब इमेजिन कर लो, तो ग्रीन ग्लैंड क्रैब में या फिर प्रॉन्स में होती हैं, और जो क्रस्टेशियंस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एक होता है नेफ्रिडिया। एक हमने देख लिया प्रोटोनेफ्रिडिया, अब एक है नेफ्रिडिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थस में तो ये आ गया था। अब बाकी की जो अर्थवॉर्म और अदर एनेलिड्स हैं उसमें क्या आ जाएगा, नेफ्रिडिया आ जाएगा। मतलब कि प्रोटो मतलब कि पुराना वाला टाइप है ना, तो वो पहले के क्लासेस में आ गया, प्लेटीहेल्मिन्थस में आ गया। अब जो एनेलिड्स हैं उनमें क्या है, थोड़ा सा एडवांस्ड होना चाहिए ना, तो उसमें आ जाएगा नेफ्रिडिया। तो अर्थवॉर्म और अदर एनेलिड्स में क्या आ जाएगा, नेफ्रिडिया। कुछ एनेलिड्स में तो क्या था, रैक, एम्फिओक्सिस, ठीक है। अब जो नेफ्रिडिया है ना, ये दोनों काम इक्वली करता है, एक्सक्रीशन का भी और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने का भी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स जो मतलब एक्सक्रीशन के प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं। अब देखते हैं कि किडनीज कैसे कैसे होती हैं। तो हमें बस एक एक पेयर किडनी का है। अब इसका लेवल पूछते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये होते हैं T12 से L3 तक, मतलब कि लास्ट थोरेसिक से लेके थर्ड लंबार तक, ठीक है। ये इसका एक्सटेंशन होता है, एक एक पेयर है। अब यहाँ से अपने यूरेटर्स निकलते हैं, वो आके ज्वाइन होते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, फिर हमारा रहता है यूरेथ्रा। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है। और हमने देखा था लास्ट चैप्टर में जब हमने पढ़ा था केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उसमें हमने देखा था कि एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, किडनी के सर पे होती हैं, ठीक है। अब क्या है, अब हम इनको कट सेक्शन करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो जो हमारी किडनी होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ठीक है। तो मेडुला में भी क्या रहते हैं, ट्रायंगल्स रहते हैं, जिन्हें हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये पिरामिड्स में क्या होते हैं, हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब कुछ जो कॉर्टेक्स है उसका कुछ पार्ट है वो इन पिरामिड्स के बीच में आके होता है, मतलब बीच में आके फंसा हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं रीनल कॉलम्स या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें देखी हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड कॉर्टेक्स इन मेडुला इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम्स, ठीक है। अब देखते हैं डायमेंशंस क्या क्या हैं किडनी के। तो याद कैसे करना है, पहले देख लेते हैं। तो लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ ब्रेथ है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑलमोस्ट हाफ होते आ रहे हैं, 10 है, 10 का हाफ 5, 5 का हाफ ऑलमोस्ट 2.5-3 है ना। तो ये ऐसे हाफ होते आ रहे हैं, 10 से 12, फिर 5 से 7 एंड 2 से 3, ठीक है। तो ये हो गए डायमेंशंस। अब देखते हैं जो फंक्शनल यूनिट है किडनी की। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, नेफ्रॉन। तो
तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, मालफिजियन बॉडी एंड ट्यूब्यूल्स। याद रखना, मालफिजियन बॉडी है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स किस में होंगे? हमारे देखे थे कॉकरोच में और कुछ इंसेक्ट्स में, दैट इज मतलब कुछ इंसेक्ट्स में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है एज एन एक्सक्रीटरी बॉडी, ठीक है, जबकि मालफिजियन बॉडी नेफ्रॉन का पार्ट है। अब मालफिजियन बॉडी जिसका दूसरा नाम है रीनल कॉर्पसल, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारा ग्लोमेरुलस आता है एंड बोमेन्स कैप्सूल आता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाती है हमारा रीनल कॉर्पसल या फिर मालफिजियन बॉडी। बाकी जो बचा हुआ पार्ट रहता है नेफ्रॉन का वो आ जाता है ट्यूब्यूल्स में, जिसमें पीसीटी है, डीसीटी है, हेनलेस लूप है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये सब आ जाते हैं। अब देखते हैं कि हमारे यूरिन जो प्लेस होती है नेफ्रॉन की वो कैसे होती है। तो देखो, जो कुछ नेफ्रॉन्स है ना, जो नेफ्रॉन है उसके जो मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल वाला पार्ट है, पीसीटी है और डीसीटी है, ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, जबकि हेनलेस लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट का मैक्सिमम पोर्शन प्रेजेंट होता है मेडुला में, ठीक है। अब जो हेनलेस लूप है ना, वो किसी किसी नेफ्रॉन का तो वो बहुत ही ऊपर तक ही रह जाता है, मतलब कि कॉर्टेक्स से थोड़ा बहुत ही नीचे आ पाता है, जबकि किसी किसी नेफ्रॉन का एकदम डीपली सेटल्ड होता है मेडुला के अंदर। तो जो कॉर्टेक्स से थोड़ा बहुत ही नीचे आता है उन्हें हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो मेडुला के अंदर बहुत ही अंदर तक धंसे हुए रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब एक चीज़ होती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब ऐसा तो है नहीं कि एक किडनी में एक ही नेफ्रॉन होता है, हर एक किडनी में 1 से लेकर 2 मिलियन तक नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक नेफ्रॉन का एफरेंट ट्यूब्यूल, दैट इज़ जो ब्लड सप्लाई लेके आता है, वो जाके वो जाके प्रॉक्सिमिटी में आता है डीसीटी के सेल्स में। अब वहाँ पे एक होते हैं सेलुलर मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से सेल्स मॉडिफाई होते हैं, उनका फंक्शन भी चेंज होता है। तो वो जो अपैरेटस बनता है एफरेंट ट्यूब्यूल्स और डीसीटी के सेल्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ओके। तो ये आगे काम आएगा कि ये चीज़ क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को कि यूरिन बनता कैसे है। तो इसमें मेनली 3 प्रोसेस होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रेशन, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? तो जो हमारे ग्लोमेरुलस है वो वहाँ पे फ्लूइड आता है, दैट इज़ अपना ब्लड आता है, वो फिल्टर आउट होता है ग्लोमेरुलस के थ्रू, बोमेन्स कैप्सूल के थ्रू, और वो जाता है फिर ल्यूमेन में, ठीक है। तो कितना ब्लड आता है? 1100 से 1200 ml आता है। हमारा कार्डिक आउटपुट होता है 5 लीटर का, उसमें से 1100 से 1200 आता है किडनी में, दैट इज़ हमारा रीनल ब्लड फ्लो होता है 1100 to 1200 ml, जो कि हो जाता है 1/5 ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट, ठीक है। फिर क्या है, अगर हमारा ब्लड इतना है तो प्लाज्मा कितना होगा? तो प्लाज्मा इज इक्वल टू 55% ऑफ द टोटल ब्लड, तो 625 ml हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, ठीक है। अब जो GFR होता है, मतलब कि इतना तो ब्लड आया है, अब फिल्टर आउट होकर ल्यूमन में कितना जाएगा? 125 ml पर मिनट, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अगर 1 मिनट में 125 ml आ रहा है तो पूरे दिन में कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 180 लीटर्स, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन होती किन किन लेयर्स के थ्रू है? तो हमने देखा था कि ग्लोमेरुलस जो है वो तो हमारा टफ कैपिलरीज ही है, ठीक है, मतलब कैपिलरीज ही है। तो कैपिलरीज की वॉल क्या होगी? हमारी एंडोथीलियम होगी। तो जो हमारा फ्लूइड, जो हमारा ब्लड आएगा वो पहले किससे कांटेक्ट में आएगा? एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आएगा। तो पहले वो यहाँ से फिल्टर आउट होके जाएगा, फिर वो किसके कांटेक्ट में आएगा? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के, तो यहाँ से फिल्टर होगा, फिर पहुँचेगा वो बोमेन्स एपिथीलियम में, तो वहाँ से फिल्टर होगा। तो ये 3 लेयर हैं, ठीक है। फिर क्या है, जो बोमेन्स एपिथीलियम है ना, उसके नीचे होते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं? जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में होते हैं गैप्स, ठीक है। अब गैप्स होने की वजह से क्या है कि जो फिल्ट्रेशन पोर है, फिल्ट्रेशन पोर का जो साइज़ है वो और भी ज़्यादा कम हो गया। मतलब यहाँ से तो ऑलरेडी फिल्टर होते होते आ रहे हैं तो वो साइज़ कम होता जा रहा है। अब जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे जो साइज़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ़िल्टर होते हुए अगर उनकी साइज़ 20 to 25 नैनोमीटर तक अगर अलाउ कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो सिर्फ लेस देन 7 नैनोमीटर की साइज़ को ही अलाउ कर पाते हैं। एक्चुअली 7 नैनोमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर है। 7 माइक्रोमीटर की साइज़ को ही अलाउ कर पाते हैं। यहाँ पे भी 20 से 25 माइक्रोमीटर की साइज़ को ही अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब क्या है कि जो हमारा GFR उसको रेगुलेट कर सकते हैं क्या हम? हाँ, तो हम GFR को रेगुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अगर मान लो हमारा ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो कम ब्लड फिल्टर आउट होगा, तो जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है, जो GFR, वो भी कम हो जाएगा। अब GFR कम हो गया है, ब्लड ही भी कम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ल्यूमेन में जो सॉल्यूट्स होंगे वो भी कम होंगे, तो लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट विल बी प्रेजेंट इन द ल्यूमेन। अब क्या होगा, जब वो कम अमाउंट का जो सॉल्यूट था वो यहाँ से पास होता हुआ यहाँ पहुँचेगा, तो जो जेजी अपैरेटस के जो सेल्स हैं, मैक्युलर डेंसा हैं, वो सेंस कर लेंगे कि भाई हमारे पास सॉल्यूट्स कम आए हैं, मतलब कि GFR कम हो चुका है। तो वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और रिलीज़ करेंगे रेनिन को। तो रेनिन रिलीज़ होगा, तो रेनिन वाया सर्टेन प्रोसेसेस क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन बनवाता है। कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने देखा था कि 3 लेयर्स होती हैं, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलस। तो जोना ग्लोमेरुलस जो है वो रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब जो एल्डोस्टेरोन है ना, वो BP इंक्रीज़ करवाता है, एक तो वाया वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और दूसरा है कि ये जो लेट ट्यूब्यूल्स होती हैं, डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसमें हमारे कलेक्टिंग डक्ट आती है और DCT आती है, वहाँ से सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो वहाँ से अगर मान लो सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक तो बेसिक साइंस है ना कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से तो वैसे ही BP बढ़ता ही है, ठीक है। तो BP बढ़ जाएगा। तो शुरुआत क्या हुई थी, BP कम होने से हुई थी, और एंड में क्या हो गया, BP बढ़ गया, ठीक है। BP बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि रीनल ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा, ऑब्वियस बात है कि GFR भी बढ़ जाएगा, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखो, अभी इतना माइन्यूट पोर से अगर फिल्ट्रेशन होगा, इसीलिए हम इस चीज़ को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि बहुत ही मतलब एकदम अच्छे तरीके से छानते हैं, एकदम प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने देखा कि हमारा जो GFR होता है वो पर डे का कितना होता है, 180 लीटर्स ऑलमोस्ट पर डे, ठीक है। जिसमें से हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो तो सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही होता है पर डे, तो 99% तो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी रीएब्जॉर्ब कर रही है। तो सेकेंड प्रोसेस क्या आ जाती है, रीएब्जॉर्प्शन की। तो क्या होता है, जो हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो जगह जगह पे एक्टिवली या पैसिवली कुछ चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करती रहती है अकॉर्डिंग टू द नीड। तो जैसे क्या है, ग्लूकोज है, सोडियम है और अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमारे एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो पैसिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं। अब कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो रीएब्सॉर्ब होता है, वो है हमारा यूरिया, जो कि मेंटेन करता है हमारी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। ये हमने देखा था काउंटर करंट मैकेनिज्म में, जिसके मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, गो चेक इट आउट, ओके। फिर क्या है, पानी। पानी भी पैसिवली फ्लो करता है इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीएब्जॉर्प्शन। अब सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन होता है हमारे H+ आयंस का, K+ का और अमोनिया का, ठीक है। अब इनका एब्जॉर्प्शन भी होता है हल्का हल्का, इनका सिक्रीशन भी होता है, मेनली इनका सिक्रीशन वाला सेगमेंट ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं। तो PCT से शुरू करते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट ट्यूब्यूल है। PCT है, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, ऑलमोस्ट 70 to 80%। मतलब कि जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आए थे उसमें से 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स यहीं पे रीएब्जॉर्ब हो किए जाते हैं, ठीक है। और 70 to 80% वाटर भी। इसीलिए जो हमारे PCT है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, वो आइसोऑस्मोलर रहता है विद द ब्लड। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट्स और वाटर सेम अमाउंट में रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। किसी में भी पार्शियलिटी नहीं है। अगर सॉल्यूट्स और वाटर अगर सेम अमाउंट में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आइसोऑस्मोलर रहेगा। किससे रहता है आइसोऑस्मोलर,
ब्लड से, ठीक है। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी रहती है? 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया रीएब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। अब एक्सक्रीशन किसका होता है? सिक्रीशन होता है H+ एंड अमोनिया का, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होता है बाइकार्बोनेट का। अब इनसे क्या होगा? आयनिक बैलेंस होगा, क्योंकि H+ को बाहर निकाल रहा है और बाइकार्बोनेट को अंदर ले रहा है, मतलब कि रीएब्जॉर्ब कर रहा है, तो आयनिक बैलेंस हो जाएगा। और अमोनिया तो हमें निकालना ही है, ठीक है। फिर है हेनलेस लूप, ठीक है। तो हेनलेस लूप है ना, वो हमारे जो उसका जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे हमारा मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, और हेनलेस लूप इन जनरल भी हमारा बहुत ही कम रीएब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ठीक, हेनलेस लूप का मेन काम क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। ये हमने देखा था ऑलरेडी काउंटर करंट मैकेनिज्म में, तो वो आप एक बार वीडियो देख लेना कि कैसे होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो हेनलेस लूप का काम इसी में होता है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को बनाना, और मेंटेन कौन करता है? वासा रेक्टा, ठीक है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या है? वो पानी के लिए एकदम इम्परमिएबल है, लेकिन सॉलिड्स के लिए परमिएबल है, तो वो सॉलिड्स का रीएब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? सॉलिड्स उसके अंदर रीएब्जॉर्ब होंगे और वाया बेसोलेटरल मेम्ब्रेन वो इंटरस्टिशियम में जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? जो सॉलिड्स अगर बाहर निकल जाएंगे तो पानी बढ़ता रहेगा ल्यूमेन में, तो क्या होगा? जो ल्यूमिनल फ्लूइड है वो डायल्यूट होता जाएगा, और इतना डायल्यूट होता है कि DCT तक पहुँचते पहुँचते जो ऑस्मोलैरिटी है वो 200 मिली ऑस्मोल हो जाती है, दैट इज़ हाइपोऑस्मोलर विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। ये ब्लड की कितनी है? 300 है, लेकिन DCT में कितनी हो जाती है? 200, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन हमारे हेनलेस लूप का। अब आते हैं हमारे DCT। तो DCT क्या है? DCT को कोई कुछ कहेगा कि तुम्हें ये काम करना है, तब वो कुछ काम करता है, वरना वो खुद से कुछ नहीं करता है। अगर कोई हार्मोन आके उस पर एक्ट करेगा या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर आके उस पर एक्ट करेगा, तो वो काम करेगा कि अच्छा अगर एल्डोस्टेरोन आया है तो वो सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगा, अगर ADH आया है तो वो पानी को रीएब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर बॉडी की नीड बढ़ गई है अचानक से या फिर कम हो गई है तो ये काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में उसके रिस्पॉन्स में कोई ना कोई मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। तो जैसे कि अगर मान लो हमने देखा था ना कि अगर हमारा GFR कम हो रहा था तो हमारा रेनिन रिलीज हो रहा था, एल्डोस्टेरोन आके एक्ट कर रहा था। तो ये एल्डोस्टेरोन कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करवाता है? डिस्टल ट्यूब्यूल से, जिसमें हमारी DCT आती है और कलेक्टिंग डक्ट आती है। तो यहाँ से एक कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, ठीक है। और ये रीएब्जॉर्ब किसको करते हैं? अमोनिया को, अमोनिया बोल रही हूँ, बाइकार्बोनेट को रीएब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एंड सेलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम H+ आयंस एंड NH3। देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये हर कहीं सेम ही है, PCT हो, DCT हो या फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो, मतलब कलेक्टिंग डक्ट हो, उन तीनों में इस काम सेम हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है? फिर आती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या है कि ये ना, अगर अभी जो हमने फ्लूइड है वो आएगा आएगा आएगा, तो क्या होगा कि हमें जो हमारा जो इंटरस्टिशियम है उसकी ऑस्मोलैरिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 होगी, यहाँ पे 900 होगी, यहाँ पे 1200 होगी, जबकि फ्लूइड की तो कितनी देखी थी हमने कि DCT से आज तक उसकी 200 थी। तो क्या होगा? जो कलेक्टिंग डक्ट है ये पानी बाहर फेंकेगा, पानी बाहर फेंकेगा ताकि जो अंदर का यूरिन जो अभी कंटेंट बन रहा है वो कंसंट्रेट होता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर बाहर मान लो, मैंने बताया था ना कि पानी है वो कहाँ से कहाँ जाना प्रेफर करेगा? हाइपोऑस्मोलर से हाइपर ऑस्मोलर में। अंदर तो क्या है? हाइपोऑस्मोलर कंडीशन है, लेकिन बाहर कैसी कंडीशन है? हाइपर ऑस्मोलर है। तो यहाँ से यहाँ पानी फ्लो करता रहेगा। तो जो ये इंटरस्टिशियल की जो ऑस्मोलैरिटी है वो किस काम में आ रही है? पानी के रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इसीलिए हमारा जो यूरिन है वो इतना कंसनट्रेटेड होता है, ठीक है।
तो ये काम हो गया हमारे कलेक्टिंग डक्ट का। और जो है कि पोटेशियम और H+ आयंस को एक्सक्रीट करना, वो तो काम हर कोई करता ही है थोड़ा बहुत अमाउंट में, ठीक है। एक और काम होता है कलेक्टिंग डक्ट का कि थोड़ा बहुत यूरिया वो लीक आउट करता है। अब वो थोड़ा बहुत यूरिया निकालता है, जैसे थोड़ा बहुत यूरिया भी रीएब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट से, तो वो क्या होगा, वो यूरिया आएगा इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा, मतलब कि जो होता है कि मेंटेन करके रखना, तो वो काम भी होता है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होता है आधा चैप्टर। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो गो एंड चेक इट आउट। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।